डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज हम एक बहुत बढ़िया सा और हमारे लाइफ के लिए बहुत अच्छा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रोटीन्स। इस प्रोटीन में हम देखने वाले हैं कि हमारे बॉडी में कौन से प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन कैसे बना हुआ है, ऐसे कौन होते हैं अल्फा अमीनो एसिड, कौन कौन से अलग अलग टाइप के अल्फा अमीनो एसिड्स है, किसको कहते हैं इसेंशियल, किसको कहते हैं नॉन इसेंशियल, उसके साथ साथ किसको कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स कैसे होता है, किसको कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन्स। ये सारी बातों की इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक की तरफ। सबसे पहले क्या है ये प्रोटीन्स। प्रोटीन्स इज द मोस्ट अबंडेंट, मतलब सबसे ज्यादा पाया जाने वाला बायोमोलिक्यूल्स है हमारे लिविंग सिस्टम में। सेकेंडली इसके जो चीप प्रोटीन्स, मतलब जो हमें सबसे ज्यादा जो प्रोटीन मिलता है वो मिलता है मिल्क से मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हो और खा भी सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मिल्क से मिल सकता है, चीज से मिल सकता है, पल्सेस से मिल सकता है, पीनट्स, फिश, मीट, इन सब से हमें क्या मिल सकता है, प्रोटीन्स। उसके बाद दे अकर्स एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड टू फॉर्म द फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस इन आवर बॉडी। तो ये सारी चीजें इसमें है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कैसे बना होता है। तो प्रोटीन्स बना होता है अल्फा अमीनो एसिड्स। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है ये अल्फा अमीनो एसिड। आप इधर ध्यान देंगे बच्चों, ये है कार्बन, और हम सबको पता है कार्बन के बाजू में यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड OH अगर है तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोक्सिल ग्रुप, और इसके बाजू का जो कार्बन है दैट कार्बन इज अ अल्फा कार्बन, और उसके बाद उस अल्फा कार्बन पे अगर यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा है, दिस NH2 ग्रुप इज कॉल्ड अमीनो ग्रुप। ठीक है बच्चों, इसको हम अमीनो ग्रुप कहते हैं। और यहाँ पे ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे यहाँ पे एक लगा है H और यहाँ पे एक लगा रहेगा अल्किल ग्रुप। अब यहाँ पे अल्किल ग्रुप लगा रहेगा। अब ये अल्किल ग्रुप क्या है, कभी कभी ये अल्किल ग्रुप हाइड्रोजन होता है, कभी मिथिल, कभी इथिल, कभी कुछ, है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट वहां पे अलग अलग टाइप के क्या होते हैं बच्चों, प्रोटीन्स। तो यहाँ पे क्या है अल्फा, ये जो अल्फा कार्बन है इस पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, अल्किल ग्रुप। अब आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कार्बोनिल कार्बन के बाजू का जो कार्बन है उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और इस पे अमीनो लगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा कार्बन पे अमीनो लगा, इसीलिए इसका नाम रखा अल्फा अमीनो एसिड। अब ये अल्फा अमीनो एसिड में R क्या है, इसके ऊपर डिफरेंट टाइप के अल्फा अमीनो एसिड्स रहते हैं। तो वो सारी बातें हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले हमने अभी देखा है कि क्या है ये अल्फा अमीनो एसिड्स। तो अल्फा अमीनो एसिड्स अभी मैंने आपको बताया कि अमीनो कंटेन NH2 ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। सेकेंडली डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अमोनिक ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू, जो अल्फा पे है तो हम उसको अल्फा अमीनो एसिड कहेंगे। NH2 ग्रुप अगर बीटा पे है, कार्बोनिल कार्बन के बाजू का अल्फा, उसके बाजू का जो कार्बन होता है दैट इज कॉल्ड बीटा कार्बन, तो हम उसको बीटा अमीनो एसिड कहेंगे। गामा पे है तो गामा अमीनो एसिड कहेंगे। ऐसे अलग अलग बच्चों क्या बनेंगे, अमीनो एसिड्स। सेकेंडली ये कंटेन, इसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप है, आप देख सकते हो COH भी है और एक NH2 भी है। अल्फा अमीनो एसिड के जो ट्राइबल नेम्स होते हैं, जैसे ग्लाइसिन है तो उसको GLY से रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, GLY। ग्लाइसिन इज सो नेम्ड सिंस इट इज वेरी स्वीट इन टेस्ट, मतलब उसके जो नाम रखे गए उसके ओरिजिन से रखे गए। जो ग्लाइसिन है वो एक अल्फा अमीनो एसिड है जो कैसा है, स्वीट इन टेस्ट, और स्वीट इन टेस्ट के रिलेटेड वर्ड जो है वो ग्लाइकोज है, और ग्लाइकोज मींस क्या होता है, स्वीट इन टेस्ट, इसीलिए उसका नाम रखा गया है ग्लाइसिन। तो ये हो गया अमीनो एसिड, और उसको हम 3 लेटर से डिनोट करते हैं। जस्ट बिफोर वी हैव सीन अबाउट दिस अल्फा अमीनो एसिड्स। अब ये अलग अलग टाइप के यहाँ पे अल्फा अमीनो एसिड्स है। मैं एक एक अल्फा अमीनो एसिड आपको ड्रॉ करके बताऊंगा, और बच्चों ध्यान में रखना, नीट, JEE, CET ऐसी बहुत सारी एग्जाम्स के लिए ये सारे अल्फा अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, बहुत यूजफुल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं सारे अदर एग्जाम्स के लिए। नीट में आपको डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन मिलता है, JEE में क्वेश्चन मिलता है, इसलिए इनके कोडवर्ड, एक खतरनाक कोडवर्ड मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं रिलेटेड टू दिस अल्फा अमीनो एसिड, और उनका क्लासिफिकेशन भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले अल्फा अमीनो एसिड कौन कौन से हैं, डिपेंडिंग अपॉन द R एंड H। अगर उसके अंदर का जो R है वो अगर क्या रहा, अभी मैंने बताया कि अल्फा अमीनो एसिड में क्या है, एक COOH ग्रुप है,
उसके बाद एक क्या है, H है, और यहाँ पे कौन लगा है बच्चों, NH2 लगा है, और यहाँ पे लगा है R, दैट R स्टैंड्स फॉर व्हिच ग्रुप, अल्किल ग्रुप, और नीचे लगा है H। तो ये है बच्चों कौन सा ग्रुप, अल्किल ग्रुप। इसके अंदर का अल्किल ग्रुप R की जगह क्या लगा है, कभी कभी क्या होता है ना बच्चों, R की जगह H लगता है, तो हम उसको कहते हैं ग्लाइसिन, ठीक है। और एक बहुत खतरनाक सा कोडवर्ड मैं एंड में बताने वाला हूं, जिससे आपके सारे अल्फा अमीनो एसिड एकदम लर्न होंगे, और ट्रिक भी बता रहा हूं। तो ये हो गया बच्चों ग्लाइसिन। अब इसके जगह अगर हमने CH3 लगाया, मतलब R क्या है, CH3, तो उसको हम कहते हैं एलानीन, ठीक है। अगर हमने क्या किया, इस CH3 में का एक हाइड्रोजन निकाल के अब उसकी जगह अगर लगाया C6H5, तो क्या होता है, वहां पे जो बनता है, CH3 था तो एनालिन था, उसके जगह फेनिल लगा, और इसीलिए इसका नाम रखा बच्चों फेनिल एलानीन। ये हो गया फेनिल एलानीन। उसके बाद हमने क्या किया, इसका एक हाइड्रोजन निकाल के उसको OH लगाया। अब हाइड्रोजन निकाल के उसको OH लगाया तो ये हो गया C6H4, और इसको हमने लगाया OH, तो फिर इसका नाम हो गया टायरोसिन। ध्यान में रखेंगे बच्चों, क्या नाम हो गया इसका, टायरोसिन। अब इसके रिलेटेड हम एक कोडवर्ड भी बनाएंगे, उसके लिए आप अभी ध्यान में रखो, ग्लाइसिन से आप ध्यान में रखेंगे गालू, गाले, गाना गाना गाले। एक बच्चा है उसका नाम है आलू, उसको आप बोल रहे, क्या बोल रहे बच्चों, गाले आलू। काय पे, फोन पे, फोन पे ही गाना गाले, तो गाले आलू फोन पे, फोन पे, ठीक है, गाले आलू फोन पे। काय पे बैठ के, टायर पे बैठ के, टायर पे बैठ के। ध्यान में रखेंगे बच्चों एक कोड वर्ड, यहां तक के लिए आपको ध्यान में रखना है, गाले आलू फोन पे टायर पे बैठ के। अब उसके सारे, अब क्या करना है, यहां तक तो हम समझ गए। अब हमने इसको C6H4 को हटा देना है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ OH। जब यहाँ पे सिर्फ CH2OH रहेगा तो हम उसको कहेंगे सेरीन। तो सेरीन से, ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ ये रहेगा तो हम उसको कहेंगे बच्चों सेरीन। सेरीन के बाद अब यहाँ का ऑक्सीजन निकालेंगे, और ऑक्सीजन निकाल के यहाँ पे हम सल्फर लगाएंगे। देखो कैसे एक दूसरे के साथ को रिलेट कर रहे हैं। ऑक्सीजन निकाल के अभी बच्चों हमने क्या लगाया, सल्फर। तो जैसे भी हमने सल्फर लगाया, फिर उसका नाम रखा सिस्टीन। क्या नाम रखा, सिस्टीन। थोड़ा स्पेलिंग इधर उधर हो सकता है, तो सेरीन, सेरीन से आप ध्यान में रखेंगे सारे, और सिस्टीन से आप ध्यान में रखेंगे साइट। तो सारे साइट जहां पे बैठा था ना वो, उसके सारे साइट मेथी वैली, मेथी से आप ध्यान में रखेंगे मिथियोनिन। अब क्या करूं मैं, इसमें का हमने H निकाला, इधर लगाया CH3, और इधर एडिशनली लगाया एक CH2, तो क्या होगा बच्चों, ये एक CH2 और ये पुराना CH2, ये नया CH2 इसके बाजू में जोड़ा, और ये CH2, और यहाँ पे है S, और H के जगह मैंने यहाँ पे लगा दिया CH3। तो ये जो बना, इसका नाम है मिथियोनिन। मिथियोनिन है बच्चों इसका नाम। मिथियोनिन से हमने बना डाली बच्चों मेथी। सारे साइट मेथी वैली, वैली से अभी हम बनाएंगे वैलिन। तो वैलिन से क्या ध्यान में रखोगे बच्चों, वैली, सारे साइट मेथी वैली। वैली समझते हो, वैली से हम वैलिन ध्यान में रखेंगे, और वैलिन के लिए आपको यहाँ पे जो अल्किल ग्रुप है वो लेना है आइसोप्रोपिल। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान में रखेंगे। यहां तक का कोडवर्ड है, गाले आलू फोन पे टायर पे बैठ के, सारे साइट में थी वैली, और उस वैली में हमने लगाए लहसुन। क्या लगाए रहे बच्चों, लहसुन। लहसुन से हम ध्यान में रखेंगे लूसिन। ठीक है, तो ये मिथियोनिन हमारा हो गया। मिथियोनिन के बाद अब हमने देखा वैलिन, वैलिन में हमने आइसोप्रोपिल लगाया, अब लगाया लहसुन। लहसुन से ध्यान में रखेंगे लूसिन, और इसमें आपको लगाना है आइसोब्यूटिल। ठीक है बच्चों, क्या लगाना है इसमें, आइसोब्यूटिल। लहसुन, ऐसे लहसुन, कैसे लहसुन, ऐसे लहसुन, ऐसे लहसुन से आपको ध्यान में रखना है आइसोलूसिन। आइसोलूसिन बच्चों ये पूरा आपको लिख लेना है, क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर में इसको मिटाने वाला हूं, यहां तक का। ठीक है, ऐसे लहसुन, ऐसे लहसुन से क्या आएगा, आइसोलूसिन। आइसोलूसिन के लिए क्या करना है आपको,
यहाँ पे आपने आइसोब्यूटिल लगाया था, अब आपको लगाना है सेकेंडरी ब्यूटिल। बस कैसे रहता है सेकेंडरी ब्यूटिल, ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, ये CH और ये हो गया CH3, यहां से लगेगा अभी वो उधर। सो इट इज कॉल्ड व्हाट, आइसोल्यूसिन। ऐसे लहसुन, तो ये सेकेंडरी ब्यूटिल लगा दिया। ऐसे लहसुन लाए, लाए, ऐसे लहसुन लाए, लाए किसने लाए, लाए से आप ध्यान में रखेंगे लाइसिन। और आप सबको पता है बच्चों लाइसिन मतलब कितने होते हैं, CH2 CH2, कितने CH2 लगाने हैं, 4 CH2 लगाने हैं बच्चों, 4 CH2। ऐसे लहसुन, ये 4 CH2 और एक NH2, 4 और 1 तो क्या हो गया, लाए। लाए से कौन हो गया, लाइसिन। ऐसे लहसुन लाए, CH2/4 NH2। ऐसे लहसुन किसने लाए, आर्ची ने लाए। तो चलो यहां तक लर्न हो गए। अभी मैं आपको एक क्लासिफिकेशन बता देता हूं, इसके पहले के वीडियो में भी मैंने उसको बताया था, इसमें भी थोड़ा रिवाइज कर देता हूं। देखो बच्चों, यहाँ पे एक COOH है, एक NH2 है। हमें पता है बच्चों COOH कौन होता है, एसिड, इट हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट H पॉजिटिव। और NH2 कौन है, बेस, इट हैज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H पॉजिटिव। इसीलिए ये एसिड रिप्रेजेंट करता है, ये बेस। जब दोनों एक एक होंगे तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल। और अगर दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो इनके ऊपर का रिजल्टेंट चार्ज कोई नहीं, मतलब नहीं रहेगा, और ये रहेंगे न्यूट्रल। कैसे रहेंगे बच्चों, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल कब रहेंगे, जब उसमें सिर्फ एक COOH और एक NH2 रहेगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। मतलब यहाँ पे ना COOH रहेगा, H तो हमेशा रहने वाला है, लेकिन R में COOH नहीं रहेगा और NH2 भी नहीं रहेगा, तब हम उसको कहेंगे न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड। लेकिन अगर R में क्या रहा, ये जो R है बच्चों, उस R में अगर COOH रहा तो वहां पे नंबर ऑफ COOH ज्यादा हो जाएंगे, तो हम उसको कहेंगे एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड। और अगर R में NH2 रहा, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे R में ना COOH है ना NH2 है, ये पूरे देखो, यहां तक देखो बच्चों, यहां तक आपको ना COOH दिख रहा है ना NH2 दिख रहा है। R में सारे सादे हैं, ना विचारों में NH2 है ना COOH है, सारे सादे हैं। तो ये जब रहेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, सारे सादे हैं, ना COOH है इसमें ना NH2 है इसमें, तो इसको हम कहते हैं न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड। तो यहां तक के ऐसे लहसुन तक जितने भी है वो सारे कौन है बच्चों, न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड। तो क्या कोड हो गया न्यूट्रल के लिए, क्या, गाले आलू फोन पे टायर पे बैठ के सारे साइट में थी वैली, उसमें लगाए लहसुन। ऐसे लहसुन लाए किसने, आर्ची ने। ऐसे लहसुन लाए आर्ची, अभी आर्ची आने की है, ठीक है। ऐसे लहसुन लाए, तो यहां तक के ध्यान रखेंगे बच्चों, ये सारे लहसुन, ऐसे लहसुन तक के पूरे कौन थे, न्यूट्रल, क्योंकि उसके आर में क्या नहीं है, उसके आर में COH और NH2 नहीं है। अब यहां से शुरू हुई ये बेसिक, ये बेसिक है क्योंकि इसके आर में कौन है, NH2। तो कितने NH2 हो जाएंगे, 2, तो एक तो इसको कैंसिल करेंगे, दूसरे को कोई कैंसिल नहीं करेगा, इसीलिए वो बेसिक रहेंगे। ऐसे लहसुन, अभी मैं इसको मिटा रहा हूं और अभी हम दूसरे वाले देखेंगे। आशा करता हूं आपने लिखे होंगे। आप इसका एक फोटो निकाल लेंगे, एक फोटो निकाल लेंगे आप इसका, ठीक है। आपके मोबाइल में एक इसका फोटो निकाल लेंगे, तो ये हो गया। ऐसे लहसुन किसने लाए, ऐसे लहसुन आर्ची ने। अब आर्ची जो है, फोटो निकाल लेंगे या स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे आप इसका। अभी चलते हैं आगे, ठीक है। ऐसे लहसुन लाए, लाइसिन, ऐसे लहसुन लाए आर्ची ने। अब आगे का मैं बता देता हूं, आर्ची, आर्ची से क्या बनेगा, आर्जिनिन। पहले कोडवर्ड बता देता हूं, आर्ची से क्या बनेगा, आर्जिनिन। ऐसे लहसुन लाए आर्ची ने एसी पार्टी में। कौन सी पार्टी बच्चों, एसी पार्टी में। एसी पार्टी में कैसे लाए उसने, गलती से, गलती से तेरी हिस्से के पूरे, गलती से तेरी हिस्से के पूरे। तो ये आर्जिनिन, ये इससे 2 बनते हैं एसी पार्टी से। एक बनता है एस्पार्टिक एसिड,
और दूसरा बनता है एस्पार्जिन। एस्पार्जिन इसका बनता है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, और इसका बनता है ग्लूटामीन। तेरी से दो बनते हैं, तेरी से भी दो बनते हैं। एक है थ्रेओनीन, थ्रेओनीन एंड ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। और ये जो है, अब ये तो आपके हो गए हैं तो इसको भी मिटा देते हैं। तेरी हिस्से, हिस्से से बनेगा बच्चों हिस्टिडीन, हिस्टिडीन। तेरी हिस्से के पूरे, पूरे से बनेगा प्रोलीन। अब इनके स्ट्रक्चर तो आप कहीं पे भी देख सकते हो। सबसे पहले है आर्जिनिन, ठीक है। अब क्या है इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना। सबसे पहले एक CH2 है, उसको एक नाइट्रोजन है, उसको एक हाइड्रोजन है, उसको एक कार्बन लगा, उसको डबल बॉन्ड N से H लगा है और नीचे क्या लगा है NH2। ये होता है बच्चों आर्जिनिन। कैसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, सबसे पहले एक CH2 ड्रॉ करना, उसको एक नाइट्रोजन लगाना, फिर उस पर एक हाइड्रोजन लगाना, इधर क्या लगाना है कार्बन, नीचे लगाएंगे NH2 डबल बॉन्ड NH। इसका नाम है आर्जिन, आर्जिनिन, सॉरी आर्जिनिन। यह है बच्चों आर्जिनिन, ठीक है। आर्ची से आप ध्यान में रखेंगे आर्जिनिन, ठीक है। तो गाले आलू फोन पे टायर पे बैठ के सारे साइट में थी वैली, उसमें लगाए लहसुन, ऐसे लहसुन लाए आर्ची ने, आर्ची ने लाए बच्चों, आर्ची ने, ठीक है। ये हो गया आर्जिनिन, ठीक है। नेक्स्ट इज द एस्पार्टिक एसिड। क्या फॉर्मूला है एस्पार्टिक एसिड का, CH2 और उसको लगा है COOH। जब R ये रहेगा तो हम उसको कहेंगे एस्पार्टिक एसिड, ध्यान में रखेंगे। और ये एसिडिक रहेगा, ये बेसिक, मैं इसको लिख देता हूं अभी, ये बेसिक, ये भी बेसिक, लेकिन ये कैसा रहेगा एसिडिक, क्योंकि इसके R में क्या है बच्चों COOH। सेकेंडली एस्पार्जिन, एस्पार्जिन और एस्पार्टिक एसिड सेम है, सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पे OH की जगह NH2 लगाना है। तो ये हो गया CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, तो इसका नाम होगा एस्पार्जिन। उसके बाद ग्लूटामिक एसिड में एक CH2 आपको फिर से बढ़ा देना है। तो पहले एक CH2 था, अभी कितने CH2 हो जाएंगे, दो, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। दिस इज द ग्लूटामिक एसिड, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। कौन सा एसिड है ये, ग्लूटामिक एसिड। अब यहां पे अगर हम देखेंगे तो CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, वही कॉन्सेप्ट, वही डबल से। जब CH2, एक CH2 था तो एस्पार्टिक एसिड, दो CH2 हो गए तो ग्लूटामिक एसिड, OH निकाल के NH2 लगाया तो ग्लूटामीन, ठीक है। तो ये अभी हमारे है। अब है थ्रेओनीन। थ्रेओनीन में क्या करना है आपको, CH3OH। ऐसा अगर रहा तो हम उसको कहते हैं थ्रेओनीन, ठीक है। कब कहते हैं बच्चों थ्रेओनीन, CH यहाँ पे OH। अब एक है ट्रिप्टोफैन, उसमें क्या है, सबसे पहले आपको एक बेंजीन रिंग ड्रॉ करनी है और उसको लगाना है एक नाइट्रोजन इधर एंड में NH, और यहाँ पे लगा देना है CH2, ठीक है। इसको हम कहते हैं ट्रिप्टोफैन। क्या कहेंगे बच्चों, ट्रिप्टोफैन। तो यहां तक तो ये हो गए। अब हम आगे चलते हैं, तो चलो कहा चलते हैं बच्चों, गाले आलू फोन पे। देखो एक बच्चा था, वो बैठा था और उसको बोला कि तू फोन पे गा ले, गाले आलू फोन पे टायर पे बैठ के, एक टायर है उस पे बैठ के गा ले। और वो जहां पे बैठा था उसके सारे बाजू में क्या थी, वैली, और उस वैली में क्या लगाए थे बच्चों, लहसुन। और वो लहसुन किसने लाए, ऐसे लहसुन लाए, किसने, आर्ची ने, आर्ची ने लाए बच्चों ऐसे लहसुन। किसने, उसके अंदर के लहसुन लाए और उसने डायरेक्ट जाके एक ऐसी पार्टी में दे दिए। अब वो उसको पता नहीं था वहां देने थे, लेकिन गलती से दे दिए, है ना। वो किसी को तो भी बताता, तेरे हिस्से के जो लहसुन थे उसने ऐसी पार्टी में दे दिए, गलती से तेरी हिस्से के पूरे। तो आर्ची ने ऐसी पार्टी में गलती से तेरी हिस्से के पूरे। तो हिस्से से अभी आ जाएगा बच्चों हिस्टिडीन। अब ये जो हिस्टिडीन है
ये बहुत इजी है। आपको क्या करना है, 5 मेंबर की रिंग बनानी है बच्चों। यहाँ पे ऐसी रिंग बनानी है और ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे लगाना है बच्चों नाइट्रोजन, और ये जो नाइट्रोजन है और यहाँ पे लगाना है CH2, और ये हो गया बच्चों हिस्टिडीन। और हिस्टिडीन से आपको ध्यान में रखना है कि ये। अब नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज व्हाट, प्रोलीन। प्रोलीन में क्या है, ये कार्बन है, और इसको अभी यहाँ पे हम लगाएंगे नाइट्रोजन। ठीक है, ये इसको लगाया नाइट्रोजन, और ये ऐसा है, और ये है COOH। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया, यहाँ पे ये हो गया प्रोलीन। एंड दिस इज कंप्लीट अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। इसमें नाइट्रोजन है इसलिए ये दोनों बेसिक है, उसके बाद इसमें NH2 है तो ये भी बेसिक है, ये न्यूट्रल रहेगा, और ये एसिडिक रहेगा, COOH वाले एसिडिक रहेंगे, और ये भी एसिडिक ही रहेंगे, तो ये बेसिक रहेगा। तो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड इन डिफरेंट टाइप, एंड along with this classification of alpha amino acid we are moving towards the next thing। तो ठीक है, यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेहनत से कोडवर्ड बनाया बच्चों, तो आपको सबको इसको यूटिलाइज करना है। कमेंट में जरूर लिखना है कि कैसा लगा, क्या लगा। आगे के टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आगे का टॉपिक है ये अल्फा अमीनो एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है जेई वालों के लिए, नीट वालों के लिए, और सीटी वालों के लिए, और बोर्ड्स वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम आगे चलते हैं। ये आप देख सकते हो, ये सारे अलग अलग अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, और इसमें आप देख सकते हो इनके स्ट्रक्चर्स। अभी मैंने सबके स्ट्रक्चर्स यहाँ पे ड्रॉ कर दिए थे। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव नंबर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड वी हैव सीन दे आर डिवाइडेड। एसिडिक के एग्जांपल्स हमने देखे एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। बेसिक के एग्जांपल्स हमने देखे हैं लाइसिन, अर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। वी हैव सीन देयर स्ट्रक्चर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। अब दूसरा है एक डिपेंडिंग अपॉन वो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं कि नहीं होते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, वन इज इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। बच्चों जो चीज हमारे पास है उसकी हमें जरूरत नहीं होती, लेकिन जो चीज हमारे पास नहीं है उसकी हमें जरूरत होती है, और उसको हमें बाहर से खरीदना पड़ता है। ठीक है, तो जिसकी जरूरत है वो इसेंशियल, जो हमारे पास है उसकी जरूरत नहीं है, इसीलिए वो हो गया नॉन इसेंशियल। और जो हमारे पास नहीं है उसकी जरूरत है उसको कहते हैं इसेंशियल। तो कितने टाइप के अल्फा अमीनो एसिड हो गए? 2। एक हमारे पास नहीं है, जरूरत है, उसको कहते हैं इसेंशियल। दूसरा हमारे पास है, जरूरत नहीं है, उसको कहते हैं नॉन इसेंशियल। वंस मोर, है नॉन इसेंशियल, नहीं है इसेंशियल। समझ गए बच्चों? तो डिपेंडिंग अपॉन द अमीनो एसिड विच इज सिंथेसाइज्ड इन अवर बॉडी, मतलब है हमारे पास, तो नोन एज नॉन इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड। On the other hand, which cannot be synthesized in our body and to be obtained from the diet, तो it is essential alpha amino acid। ठीक है, तो essential versus non essential, तो हमारे बॉडी में कुछ है जो essential है, कुछ है जो non essential है। तो ये जो आपको दिख रहे हैं non essential, मतलब ये हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। ए सीरीज एलानिन, एस्पार्जिन, उसके बाद एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड एंड सेरीन, ये हमारे बॉडी में है तो इसकी जरूरत नहीं है, और ये इसेंशियल है जो हमारे बॉडी में नहीं है तो इसको पाने की जरूरत है। दिस इज अबाउट द इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड्स। नाउ क्लासिफिकेशन वी हैव सीन न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक, एंड अमीनो एसिड इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। वी हैव ऑलरेडी सीन अमीनो एसिड्स यूजुअली कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। अमीनो एसिड ये पानी में सोल्यूबल होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा होता है। बिहेव्स लाइक अ सॉल्ट, वो एक क्वार्टरनरी, इट इज कॉल्ड ज्विटर आयन सॉल्ट। अगर एसिड ने H पॉजिटिव दिया और नाइट्रोजन के इसके ऊपर अटैक किया तो नाइट्रोजन डोनेट इट्स लोन पेयर एंड इट कैरी पॉजिटिव चार्ज, तो दिस इज कॉल्ड ज्विटर आयन फॉर्म। ध्यान में रखना है बच्चों, आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि अमंग द फॉलोइंग व्हिच कैन फॉर्म द ज्विटर आयन फॉर्म, तो अगर एक एसिड और एक बेस ग्रुप अगर उसमें है तो दे कैन फॉर्म द ज्विटर आयन फॉर्म। वो क्या फॉर्म कर सकते हैं बच्चों? ज्विटर आयन फॉर्म। तो दिस इज अबाउट द एसिडिक एंड बेसिक अल्फा अमीनो एसिड। सारे अल्फा अमीनो एसिड ये ऑप्टिकली एक्टिव है एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों ग्लाइसिन ऑप्टिकली एक्टिव?
क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास एक कार्बन है और ये जो कार्बन है ये कार्बन किसको लगा है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है बच्चों, 2। तो ये कार्बन 2 हाइड्रोजन को लगा है और दोनों के दोनों भी कैसे है, सेम। लेकिन अगर बाकी के अल्फा अमीनो एसिड देखेंगे तो उसमें COH और NH2 तो है, लेकिन एक R है और एक H। तो इसलिए दिस कार्बन इज अटैच्ड टू 4 अदर कार्बन और एंड सो इट इज अ कायरल कार्बन। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकता है, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर सकता, इसीलिए ये है ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऐसे हमारे पास कितने टाइप के हैं बच्चों, 2। दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऐसे कितने टाइप के अल्फा अमीनो एसिड्स है, 2। यहाँ पे NH2 ग्रुप अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसको हम कहते हैं L, लेकिन यही NH2 ग्रुप अगर कौन से साइड में रहा बच्चों, राइट हैंड साइड, तो हम इसको कहते हैं D फॉर्म। ध्यान रखेंगे बच्चा पार्टी वंस मोर, NH2 ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है तो L फॉर्म, NH2 ग्रुप राइट हैंड साइड में है तो D फॉर्म। तो इस तरह ध्यान में रखना है, NH2 ग्रुप राइट में है तो D फॉर्म और NH2 ग्रुप लेफ्ट में है तो L फॉर्म। तो दिस एग्जिस्ट इन अ D and L form. Most naturally occurring alpha amino acids, L amino acids are represented by writing L on the left hand side. तो ये हो गया हमारा NH2। और इसके बाद ये है जब एक अल्फा अमीनो एसिड दूसरे अल्फा अमीनो एसिड को जुड़ता है, तो एक अल्फा अमीनो एसिड जब दूसरे अल्फा अमीनो एसिड को जुड़ता है तो कैसे जुड़ता है मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे आप सबको पता है बच्चों, ये है कार्बोक्सिल ग्रुप, है ना। अल्फा अमीनो एसिड एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, दिस इज द कार्बोक्सिल ग्रुप and this is carbon, it is H and here it is R and this is what, NH2, and I can say this is the one molecule of alpha amino acid. Secondly, I have the another molecule of alpha amino acid, this is NH2, this is CH, this is R and this is C double bond OH. This is the second molecule of alpha amino acid, and you know this nitrogen is electron rich because it has one lone pair, so it is electron rich, so it attack at electron deficient center, that is carbonyl carbon. जैसा भी अटैक करेगा ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर जाएंगे, ऑक्सीजन, और यहां से निकल जाएगा OH नेगेटिव। और बच्चों यहां से अगर OH नेगेटिव निकल गया और यहां से निकलेगा H पॉजिटिव, सो देयर इज रिमूवल ऑफ H2O। और अगर वहां से H2O निकल गया तो क्या होगा बच्चों, ये हो गया NH2, ये हो गया CH, यहाँ पे लगा R, और ये बन गया C डबल बॉन्ड O NH, और ये बन गया CHR, और ये हो गया C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, तो इस तरह ये C डबल बॉन्ड O NH, ये जो लिंकेज आपको दिख रहा है बच्चों, इसी को कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। ध्यान में रखेंगे बच्चा पार्टी, कौन सा लिंकेज कहा है इसको, पेप्टाइड लिंकेज। ध्यान रखेंगे, दिस लिंकेज इज अ पेप्टाइड लिंकेज। और इस तरह क्या होगा, इधर से भी OH निकलते जाएगा, इधर से भी H निकलते जाएगा। वंस मोर, इधर से क्या निकलते जाएगा, OH, इधर से क्या निकलते जाएगा, H, इधर से निकलेगा H, उधर से निकलेगा OH, और ऐसा एक पेप्टाइड है, फिर दूसरा पेप्टाइड, फिर तीसरा पेप्टाइड, बहुत सारे पेप्टाइड एक दूसरे को लगते जाएंगे और फिर हमें मिलेगा पॉलीपेप्टाइड। क्या मिलेगा बच्चों, पॉलीपेप्टाइड। तो हाउ वी गेट दिस पॉलीपेप्टाइड, डू यू अंडरस्टैंड। तो ऐसे बहुत सारे पेप्टाइड एक दूसरे को जुड़ेंगे और जो मिलेगा उसका नाम है पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो 2 कंबाइन हुए तो डाइपेप्टाइड, 3 कंबाइन हुए तो ट्राइपेप्टाइड, 4 कंबाइन हुए तो टेट्रापेप्टाइड, बहुत सारे कंबाइन हुए पॉलीपेप्टाइड। एंड दिस पॉलीपेप्टाइड इज नथिंग बट अमीन्स, सॉरी व्हाट, प्रोटीन्स। तो कैसा बनता है पेप्टाइड लिंकेज, समझ गए बच्चा पार्टी। अब इससे जब यहाँ पे बहुत सारे कंबाइन होंगे तो कभी क्या रहेगा बच्चों, ये R जो है, ये R समझो H है तो इसका नाम हो गया ग्लाइसिन। ये वाला R अगर CH3 है तो इसका नाम हो गया एलेनिन। और ये वाला जो R है वो है समझो CH2/4 NH2, तीसरा वाला वो है फिर लाइसिन। तो ये एक सीक्वेंस वहां पे बन जाएगा बच्चों, किसका, डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड का। एक क्या बन जाएगा वहां पे, सीक्वेंस। वी गेट द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड हियर। और ये जो डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड का यहाँ पे जो सीक्वेंस मिला है, इसी सीक्वेंस को हम कहते हैं फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसी को हम कौन सा स्ट्रक्चर कहेंगे बच्चों, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इस तरीके से ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी ना बच्चों, इसी
एक स्ट्रेट चेन ऐसी बनेंगी, इसी को हम कहते हैं बच्चों प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी तो कैसी बनी, इसमें पहला अल्फा अमीनो एसिड कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था, चौथा कौन सा था, फिर उसके बाद वो एक सीक्वेंस मेंटेन हुआ, जैसे हमने लिया एक ग्लाइसिन, एक एलेनिन और एक लूसीन, तो क्या बन गया गाल। फिर से आएगा ग्लाइसिन एलेनिन लूसीन, तो गाल, फिर से ग्लाइसिन एलेनिन लूसीन। ये जो सीक्वेंस यहाँ पे मेंटेन हो रहा है, ये कौन सा सीक्वेंस यहाँ पे मेंटेन हो रहा है, ये सीक्वेंस का स्टडी करने वाला जो स्ट्रक्चर है उसी को हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो आशा करता हूं आपको ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन समझा होगा। अभी हम आगे के पॉइंट में यहाँ पे डिस्कस करते हैं बच्चों। तो दिस इज द स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो ये अभी हमने ग्लाइसिन के बारे में देखा है, प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में देखा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में अभी हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर देखा है, और हमने देखा है क्या, द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने अलग अलग अल्फा अमीनो एसिड, जैसे ग्लाइसिन है, फिर ग्लूटामिन है, एस्पार्जिन है, ग्लूटामिन है, ये अलग अलग अल्फा अमीनो एसिड से एक चेन बनी, और इसी पॉलीपेप्टाइड चेन को हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नाउ आफ्टर स्टडिंग दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, अब हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या हुआ बच्चों, हमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन मिली। अब हम इस पॉलीपेप्टाइड चेन का क्या करने वाले हैं, या प्रोटीन ने इस पॉलीपेप्टाइड चेन का क्या किया। अब ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन उन्होंने साथ साथ रखी। समझो बच्चों, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है और ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब इन दो पॉलीपेप्टाइड चेन को ऐसे साइड बाय साइड रखा। तो जब ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन को हम ऐसे साइड बाय साइड रखेंगे, ठीक है, कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन है हमारे पास, दो। इन दो पॉलीपेप्टाइड चेन को जब हम ऐसे साइड बाय साइड रखेंगे तो हम इसको कौन सा स्ट्रक्चर कहेंगे बच्चों, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। दो पॉलीपेप्टाइड चेन को जब हम साइड बाय साइड रखेंगे तो हम उसको कौन सा स्ट्रक्चर कहेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ध्यान रखेंगे, वंस मोर, कौन सा स्ट्रक्चर कहेंगे इसको, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जब दो पॉलीपेप्टाइड चेन को हम साइड बाय साइड रखेंगे तो हम उसको कहेंगे कौन सा स्ट्रक्चर, सेकेंडरी। दो पॉलीपेप्टाइड चेन, ये देखो ऐसी रखी, तो दो, एक पॉलीपेप्टाइड चेन ली, दूसरी ऐसी रखी साइड बाय साइड। या दूसरा ऑप्शन उसमें एक है बच्चों कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन ली, अब उसने ऐसा अंदर के अंदर ही क्या की, ऐसी कॉइलिंग। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट क्या किया, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। पहला, अगर क्या होता है, एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरीके से कॉइलिंग करती है, एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरीके से क्या करती है, कॉइलिंग। इस तरीके से आप देखेंगे, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन अगर इस तरीके से कॉइलिंग करती है तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, हेलिक्स फॉर्म होता है, रिंग फॉर्म होती है, रिंग नहीं बोल सकते हम, एक स्प्रिंग जैसा ऐसे फॉर्म होता है। ठीक है, इसको कहते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि ये जो है इसमें कौन से ग्रुप थे, सी डबल बॉन्ड O था और NH था। आप देख सकते हो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5 और ऑक्सीजन की है 3.5। किसकी ज्यादा है बच्चों, ऑक्सीजन। तो ये जो है सी डबल बॉन्ड O, तो कार्बन की है 2.5, ऑक्सीजन की है 3.5। तो किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर आता है डेल नेगेटिव, कार्बन के ऊपर आता है डेल पॉजिटिव। तो ये हो गया सी डबल बॉन्ड O, और दूसरे का यहाँ पे है NH, तो इसके ऊपर आया डेल नेगेटिव और इसके ऊपर आया डेल पॉजिटिव। अब डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव, इनके बीच में क्या हुआ, यहाँ पे अट्रैक्शन, और इनके बीच में एक बॉन्ड बना जिसको हम कहते हैं कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ पे ये जो बॉन्ड बना है ना बच्चों, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड व्हिच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरह से क्या होती है, कॉइल होती है। और सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरीके से कॉइल होने से जो स्ट्रक्चर बनता है उसी को हम कहते हैं कौन सा स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और इट इज आल्सो कॉल्ड हेलिकल स्ट्रक्चर। इसी को कहते हैं हम अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। और ये जो कॉइल यहाँ पे बनती है ये राइट हैंडेड, मतलब कौन से डायरेक्शन में जा रहा है ये थंब डिरेक्ट करेगा, और ये जो कर्ल ऑफ फिंगर है ये रोटेट करेगा कि ऐसे रोटेट। अगर ऊपर के डायरेक्शन जा रहा है तो ऐसे रोटेट करेगा, नीचे के डायरेक्शन से जा रहा है तो ऐसे।
तो इसीलिए इसको कहते हैं राइट हैंडेड हेलिक्स। और इसमें स्पेशली जो अल्फा अमीनो एसिड यूज करते हैं वो एल यूज करते हैं। एल का मीनिंग क्या होता है कि उनका NH2 लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, वो वाले अल्फा अमीनो एसिड्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आप यहाँ पे देख सकते हो। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर्स टू द शेप। शेप क्या है ये बताएगा। विच इज लॉन्ग, दे आर फाउंड एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट टाइप्स। एक ये है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और दूसरा होता है बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होगे साइड बाय साइड ऐसे दो पॉलीपेप्टाइड चेन रहेंगी, तीसरी उसके बाजू में आएंगी, चौथी उसके बाजू में आएंगी, पांचवी उसके बाजू में आएंगी, छठवीं उसके बाजू में आएंगी। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज कॉल्ड बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। अब ये है बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर अराइजेस ड्यू टू द रेगुलर फोल्डिंग और बैकबोन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग that is C double bond O and NH group of the peptide bond. Alpha helix is one of the most common way in which the polypeptide chain forms. ठीक है, अल्फा हेलिकल टाइप का ही ज्यादातर की पॉलीपेप्टाइड चेन में ये होता है। अब हम आगे चलते हैं। ये बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर, आप इस स्ट्रक्चर में बच्चों क्लियरली देख सकते हो कि ये है एक, देखो NH, ये C डबल बॉन्ड हो, NH C डबल बॉन्ड OH, तो ये दूसरी का C डबल बॉन्ड हो, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, सबके बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना। फिर एक चेन है, ये दूसरी चेन है, ये तीसरी चेन है, और ये अलग अलग चेन एक दूसरे को जुड़ी हुई है। एंड सो व्हाट हैपन, यू गेट अ प्लेट स्ट्रक्चर। यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर मिला, प्लेट स्ट्रक्चर, और इसीलिए इसका नाम रखा हमने बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर को हम कौन सा स्ट्रक्चर कहते हैं, बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। ध्यान रखेंगे बच्चों, इसी स्ट्रक्चर को हम कौन सा स्ट्रक्चर कहते हैं, बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। नाउ आफ्टर स्टडीइंग दिस बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर, तो अभी हमारे पास यहाँ पे कॉइल बना, एक ऐसी कॉइल बनी जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया, एक इस तरीके की कॉइल बनी बच्चों। अब दूसरी कॉइल कैसी बनी, या शीट बनी। तो ये जो कॉइल बनी, इस कॉइल का आपने क्या किया, इस कॉइल को अगर आपने ऐसा ऐसा गोल, ऐसा स्पिराइडल शेप अगर बनाया तो हम उसको कहते हैं ग्लोब, तो इट इज ग्लोबुलर प्रोटीन। लेकिन ये कॉइल ऐसे करली हेयर्स जैसे ऐसे ऐसे लटकते छोड़ दिया, तो हम उसको कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन। तो डिपेंडिंग अपॉन जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो ग्लोब बना, उस ग्लोब का हम क्या कर रहे हैं, उस ग्लोब को ऐसे हेयर जैसे लटकते रख रहे हैं कि उसका ऐसा स्पेरिकल शेप बनाया। डिपेंडिंग अपॉन दैट देयर आर द टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन। वन, अगर स्पिराइडल शेप बना तो ग्लोबुलर प्रोटीन, और अगर हेयर जैसे लटकते रखा तो इट इज द व्हाट, फाइब्रस प्रोटीन। हेयर्स, हमारे हेयर्स में कैरेटीन होता है बच्चों, कैरेटीन। तो ये जो हमारे हेयर्स में कैरेटीन होता है बराबर, तो कैरेटीन ये प्रोटीन है जिसका स्ट्रक्चर फाइब्रस है। और अंडा आपने सबने देखा होगा, एक सबने देखा होगा, एक के अंदर अल्बुमिन रहता है, वो ग्लोबुलर प्रोटीन है। वो होता है ना बच्चों, जो खाएंगे उसके जैसा कैरेक्टर आता है। तो हेयर्स के अंदर क्या होता है, हेयर्स के अंदर कैरेटीन होता है जिसका ऐसा सीधा सीधा हेयर्स होते हैं, और इसीलिए हम इसको कहते हैं, इसके हेयर्स के अंदर क्या होता है, कैरेटीन, ऐसा सीधा सीधा उसका स्ट्रक्चर होता है, और इसीलिए हम क्या कहते हैं, हेयर्स के अंदर जो रहने वाला है उसको फाइब्रस कहते हैं। तो फाइब्रस के लिए एग्जांपल सीधा हेयर्स, हेयर्स याद लाना, फाइब्रस के लिए हेयर्स जैसे उसकी प्रॉपर्टी कंसीडर करना। और ग्लोबुलर का जब हम एग्जांपल कंसीडर करेंगे तो एक को अपने आंख के सामने लाना और उसकी जैसी उसकी प्रॉपर्टी ध्यान में रखना। अब ये दोनों का स्ट्रक्चर ध्यान में रख के हम उनकी चार चार प्रॉपर्टी यहाँ पे पढ़ेंगे। आपको पता है एक के अंदर अंडा, सॉरी एक के अंदर क्या होता है ना बच्चों, एक वो रह सकता है, पिल्लू रह सकता है, मतलब उसको जीव रह सकता है, मतलब वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर अफेक्ट कर सकता है। हेयर निकाल ले इंसान के तो क्या मर जाएगा इंसान, नहीं मरेगा, तो वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी पे अफेक्ट नहीं करता। तो ध्यान में रखेंगे, हेयर्स है तो बायोलॉजिकल, सॉरी कैरेटीन जो है या फाइब्रस है, इट डज नॉट अफेक्ट ऑन द बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बट ग्लोबुलर प्रोटीन अफेक्ट्स ऑन द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। एक पहला डिफरेंस हमने देखा है। हमें पता है अंडे को बॉईल कर देंगे, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो वो फिर उससे कभी जिंदगी में बच्चा नहीं निकल सकता या पिल्लू नहीं निकल सकता है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसको थोड़ा गर्म कर दो, हेयर में कुछ फर्क आएगा, नहीं आएगा। मतलब they are very sensitive, globular proteins are very sensitive to the change in temperature as well as they are sensitive to the change in pH, मतलब एसिड या बेसिसिटी अगर आती है तो वो भी चेंज हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं गिरेगा। सेकंड बात,
हम अंडे को पानी में डालेंगे तो कुछ पार्ट उसका पानी में डिजॉल्व हो जाएगा फोड़ने के बाद, लेकिन यह पानी में डिजॉल्व नहीं होगा। इसीलिए जो हेयर मतलब क्या बताया मैंने, फाइब्रस प्रोटीन आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी आपको इनके तरफ देख के ध्यान में रखना है। सेकंडली जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स है, दैट ग्लोबुलर प्रोटीन जो है, हम इसके हमारे पास पीपीटी थी जिसको हमने नहीं पढ़ा, ये आप देख सकते हो हमारे पास ये अलग अलग प्रोटीन्स है, फाइब्रस प्रोटीन्स एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। दे आर पॉलीपेप्टाइड चेन्स रन पैरेलल and held together by hydrogen bonding are called fiber-like structure. They are fibrous and they have the spheroidal shape. They are called globular. This structure result into the chain. They are water soluble. They are water insoluble. These proteins are generally insoluble in water. ये example दिए, ये इसके example दिए, और भी कुछ differences है आगे। थर्ड तो इसके आगे के differences आप इसमें देख सकते हो। It is insoluble in water, fibrous, and it is soluble in water. They have competitively stronger and they are weak. ठीक है, secondly कुछ differences मैंने आपको बताया। तो this is about the tertiary structure and the last one is the quaternary structure. किसको कहते हैं बच्चों quaternary structure? है ना, अभी tertiary structure में हमारे पास समझो ग्लोब बने। अब ये ग्लोब में जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन थी उसमें सीक्वेंस था गाल गाल गाल, मतलब ग्लाइसिन एलेनिन लूसिन ग्लाइसिन एलेनिन लूसिन, ऐसा सीक्वेंस वाला पॉलीपेप्टाइड चेन को जोड़ के उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर टर्शियरी स्ट्रक्चर बना के जो बना, दैट इज कॉल्ड व्हाट वन, इट इज कंसीडर्ड एज अ वन टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब दूसरा जो टर्शियरी स्ट्रक्चर हमने लिया उसमें वो सीक्वेंस नहीं है, उसमें दूसरा सीक्वेंस है, तो फिर वो दूसरा प्रोटीन हो गया। अब ऐसे कौन से सब यूनिट को जोड़ा, कौन से ऐसे सब यूनिट को जोड़ा और इसका स्टडी मतलब ही कौन सा स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर। आप देख सकते हो इसमें एक सब यूनिट है, ये एक सब यूनिट है, ये एक सब यूनिट है, ये एक, चार सब यूनिट को जोड़ा है। कभी कभी दो ही टाइप के सब यूनिट रहेंगे, चार रहेंगे लेकिन दो ही टाइप के रहेंगे, दो एक टाइप के, दो दूसरे टाइप के। तो ये कौन से सब यूनिट को जोड़ा और कैसे जोड़ा, इसकी इंफॉर्मेशन रखने वाला या बताने वाला जो स्ट्रक्चर रहेगा प्रोटीन का, उसी को हम कहेंगे बच्चों क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। Some of the proteins are composed of two or more polypeptide chain, and this special arrangement of this subunit, the special arrangement of this subunit with respect to each other is known as its structure, quaternary structure. तो इस तरह हमारे पास चार स्ट्रक्चर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। You can see here, this is the primary structure, this is secondary structure, this is tertiary structure, and this one is a quaternary structure of protein. Along with that, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जस्ट बिफोर वी हैव सीन, अभी अलग अलग तरीके से हमने ये सारे स्ट्रक्चर्स, ये भी है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी, अलग अलग डायग्राम से यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये है सेकेंडरी, ये है टर्शियरी, एंड दिस वन इज अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या है, जैसे बच्चों हम अंडे को अगर बॉईल कर दे तो क्या होता है, उससे फिर बच्चा नहीं निकल सकता। तो अंडे को जब हम बॉईल करते हैं तो उससे बच्चा नहीं निकलता, ठीक है। तो क्या होता है ना बच्चों, तो अंडा पूरा, तो जब हम उसको हीट करते हैं ना तो उसके अंदर का जो अल्बुमिन है उसका क्वाटरनरी, टर्शियरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर रप्चर हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जैसे हमें पता है जो मिल्क होता है, मिल्क में जब हम थोड़ा सा लेमन या थोड़ा कर्ड डाल देते तो पूरा मिल्क कर्ड बन जाता है, तो वहां पे भी उसका क्वाटरनरी, टर्शियरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर रप्चर हो जाता है, ब्रेक होता है, और दैट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। द प्रोटीन फाउंड इन द बायोलॉजिकल सिस्टम विथ यूनिक 3-dimensional स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड नेटिव स्टेट। नेटिव स्टेट मतलब मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ द प्रोटीन इज कॉल्ड नेटिव स्टेट। अब when protein in the native form is subjected to the physical change like change in temperature or chemical change like the change in pH, and due to this globular unfold, उसके जो structure fold हुए थे वो unfold हो जाते हैं, uncoiled होते हैं, and protein loses its biological activity, and this is called denaturation of protein. During the denaturation, secondary, tertiary structure and quaternary structure destroy, only primary structure remains unintact. पॉलीपेप्टाइड चेन बनी रहेंगी, बाकी के हाइड्रोजन बॉन्ड सब टूट जाएंगे और ये स्ट्रक्चर टूट जाएंगे। एग्जांपल, कोएगुलेशन ऑफ एग्स whites on boiling, curdling of milk, which is caused due to the formation of lactic acid by these bacteria. तो हमारे पास ये अलग अलग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स के अलग अलग एग्जांपल्स हैं। तो दिस इज अबाउट आवर टॉपिक, दैट इज द प्रोटीन
आशा करता हूं बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझा होगा। आपके लिए इतने मेहनत लेके वो टॉपिक्स में बना रहा हूं, इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी डाउट हो, आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, बाकी का हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। चलो बाय बाय टू ऑल।